साइंस में हमने आखिरी टॉपिक क्या किया था बच्चे? भैया क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। मतलब सेकंड चैप्टर हमने फिनिश कर लिया था। हाँ। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 लाइट। तो एक केमिस्ट्री का कर लिया, अब एक फिजिक्स से उठाते हैं हम लोग। आपकी फिजिक्स का चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। दो ऑप्शन देता हूँ, या तो बताओ चैप्टर 10 करें या फिर हम शुरू करें बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। दोनों में से कोई एक। स्टार्ट हो रहा है। मेरे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो रहा है। क्या कह रहे हो प्रियांशु? मेरे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो रही है। बाकी और के स्कूल में क्या हो रहा है बाकियों में? अंश, तुम्हारे में क्या चल रहा है? मेरे तो छुट्टियां चल रही है, कल से क्लास स्टार्ट है। ओके, नहीं इलेक्ट्रिसिटी पे पहुंचने के तो अभी टाइम है। इलेक्ट्रिसिटी तो मैं अभी नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा वो ना, मैं जब तुम्हें घर पे पढ़ाऊंगा या तुम्हें ऑफलाइन पढ़ाऊंगा उस टाइम पे हम शुरू करेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी। फिलहाल मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइट से सही रहेगा, लाइफ प्रोसेस ठीक रहेगा। चैप्टर नंबर 6 है, बायो का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। तुम लोगों का चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। राइट, हेडिंग डालो लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस लिख लिया? हेडिंग लिख लिया? हाँ। ओके, देखो जरा इंट्रोडक्शन में तुम्हें बता दूं इस चैप्टर के बारे में कि क्या चीज है इसमें। तो बच्चों ये चैप्टर जो है इसके अंदर बेसिकली हमारे ह्यूमन बॉडी में जितना भी चीज चलता है, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, एनिमल्स भी, या जितने प्लांट्स होते हैं सारे, जो भी आप इस धरती के ऊपर देख रहे हैं, सभी की लाइफ का एक प्रोसेस है, एक सर्टेन प्रोसेस है। किसी ना किसी तरीके से वो जी रहा है या किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू अपनी एनर्जी को कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सांस लेते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, या फिर जब हम खाना खाते हैं वो खाना पचता है ब्रीदिंग की हेल्प से, हम उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, या हमारा ग्रोथ, हमारा एक्सक्रेशन प्रोसेस, सर्कुलेशन प्रोसेस, बॉडी के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग एवरीथिंग कम अंडर द प्रोसेस कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस का ये सारा का सारा पार्ट है। तो बहुत जरूरी है अगर हम ह्यूमन बॉडी को समझना चाहते हैं तो लाइफ प्रोसेस को समझना, क्योंकि लाइफ प्रोसेस शुरुआत से लेके अंत तक। देखो मैं इसके पीछे तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ कि आखिर हमारे जो पृथ्वी का जो जन्म हुआ है ना, पृथ्वी अचानक से नहीं बन गई हमारी अर्थ। सर्वाइविंग जो होती है ना, सर्वाइविंग के लिए हमें अपने आप को ढालना पड़ता है। लाइफ प्रोसेस को जो चलाने के लिए आपकी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो पृथ्वी था उसके बारे में, अर्थ के बारे में लोग क्या मानते हैं कि आज से 40 लाख, कई साल, लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी में पूरा आग था, आग ही आग थी, फायर थी पूरी। जानते हो ना, पूरा फायर था। फिर क्या हुआ, बारिश होनी शुरू हुई, काफी सालों तक बारिश हुई, बहुत साल लगे, बहुत साल, कई सालों तक बारिश हुई, लाखों साल बारिश हुई। अब इस बारिश ने धीरे 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 इस आग को बुझा दिया, समझे? बट अब क्योंकि इतनी बड़ी आग थी, पूरा पृथ्वी जिससे झुलस रहा था, वो इतनी जल्दी तो ठंडा हो नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? अब इतना जल्दी तो ठंडा हो नहीं जाएगा। तो फिर भी ये जो आग थी, इस आग को तो बुझा दिया, लेकिन जो पृथ्वी है ना वो अभी भी गर्म थी। कई साल हुए पृथ्वी, अर्थ को ऐसी तरीके से गर्म हुए। फिर एक दिन क्या होता है कि ऊपर से एक उल्का पिंड आता है। उल्का पिंड समझते हैं आप लोग, उसको एस्ट्रॉइड बोलते हैं। एस्टेरॉइड, हाँ एस्ट्रॉइड। तो एस्ट्रॉइड आया, और एस्ट्रॉइड जो था वो इस तरीके का एस्ट्रॉइड था कि वो एक बहुत बड़ा सा गोला टाइप था, वो पृथ्वी पर गिरा धड़ाम से। और उससे पहले क्योंकि लाखों करोड़ों साल तक बारिश हुई थी, तो चारों तरफ पृथ्वी पे खाली पानी ही पानी था, हर तरफ पानी ही पानी था, चारों तरफ पानी पानी, वाटर वाटर वाटर, एवरीवेयर वाटर। और उस बीच में ये बड़ा सा उल्का पिंड आके गिरा। अब धीरे धीरे, क्योंकि पृथ्वी तो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, आप जानते हैं पृथ्वी घूमती है, इस तरीके से रिवॉल्व करती है पृथ्वी। तो रिवॉल्यूशन के कारण धीरे 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 ये जो बड़ा सा उल्का पिंड गिरा था ना,
पत्थर का टुकड़ा या मिट्टी का टुकड़ा कह लो, ये धीरे धीरे टूटने लगा, ब्रेक डाउन करने लगा, और ब्रेक डाउन होके ये डिफरेंट पार्ट्स में बट गया। उस टाइम ये 2 पार्ट में बटा था बच्चों, इसे बोलते थे लॉरेंशिया और वो गोंडवाना लैंड, आपने ये पढ़ा होगा अपने उसमें ज्योग्राफी वगैरह में। ये टूट गया और इस तरीके से ये टूटते टूटते आज आप इसको जानते हैं कि ये 7 कंटिनेंट्स के नाम से हम इसको जानते हैं कि 7 है हमारे पास महाद्वीप, 7 कंटिनेंट्स है और चारों तरफ पानी से हम लोग घिरे हुए हैं। तो इस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ अर्थ हुआ। अब उसके बाद फिर लाइफ का जन्म होता है। सबसे पहले जो जीव आए वो यूनिसेल्युलर थे। तो यूनिसेल्युलर जीव कहाँ पर जन्मे? तो यूनिसेल्युलर जो जीव का जन्म हुआ वो पानी के अंदर ही हुआ। अब पानी में बहुत सालों तक यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल है। अच्छा अब ये बताओ, अगर सेल के पास ये काम बोला जाए कि भाई तुम्हें सिर्फ एक ही सेल मिलेगा तो वो क्या करेगा? तो क्लास में तुमने कभी आगे 8th में भी या 7th में भी, अभी 9th में भी तुमने जाना होगा सेल के बारे में कि अगर एक ही काम दिया जाए, हर फंक्शन, आपका जो बॉडी होता है वो टिश्यू से बनता है, ये आप जानते हैं बच्चों? हाँ, तो बॉडी टिश्यू से बनती है। और टिश्यूज क्या होता है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, मतलब बहुत सारे सेल्स को मिलाकर टिश्यू बनता है। हर सेल का अपना एक फंक्शन है। जैसे कि आपकी आई के, अगर आंखों का सेल की बात करें तो आंखों का सेल आंखों देखने के काम आता है, वो सुनेगा नहीं, वो सुन नहीं सकता, वो खाली देखने के काम आएगा। आपका अगर कानों की सेल की बात करें, ईयर की बात करें तो ईयर के सेल क्या किस काम आते हैं? तो वो सुनने का काम करते हैं। आप कान से कभी देख नहीं सकते, वो सुनने का काम करते हैं। तो मेरा ये सब कहने का ये मतलब है कि एवरी सेल हैव सम स्पेसिफिक फंक्शन टू डू। हर सेल का एक अपना काम करने का तरीका है और एक पर्टिकुलर काम सौंपा गया है। लेकिन मान लो ये तो इसलिए है ना क्योंकि आप जो है, ह्यूमन बॉडी जो है वो मल्टी सेल्यूलर है, क्योंकि बहुत सारे सेल हैं आपके पास, तो हर सेल ने अपना अपना काम डिवाइड कर रखा है। लेकिन मान लो कि अगर एक ही सेल होता तो क्या करते? जिंदा रहने के लिए क्या करते? अगर मैं कहूँ कि ठीक है, तुम, भगवान ने तुम्हें बोला, मान लो कि भगवान ने तुमको बोला कि प्रियांशु चलो मैं तुम्हें एक सेल दूंगा, और तुम मानो कि कौन सा सेल मांगोगे? तो बताओ प्रियांशु, कौन सा सेल मांगोगे? किसी एक सेल की बात करो, कौन सा सेल मांगोगे? जरा एक एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल, बताओ, बोलो, तुम्हारी चॉइस है, इच्छा पूर्ति हो रही है, बताओ। हार्ट का सेल। कौन सा? हार्ट का एक सेल। भैया मैं बताऊं? हाँ बताओ। भैया आपने बताया था शायद पहले खाएंगे जिससे हाँ बिल्कुल ठीक। देखो, तो बिल्कुल बिल्कुल गरिमा, तुमने पढ़ा हुआ है वो चीज। मेरा ये कहना है, देखो दुनिया में अगर तुमसे एक ही सेल, भगवान बोले कि भाई हम तुम्हें एक ही सेल देंगे, तो तुम जरूर ये सोचोगे ना कि हम जिंदा रहें, पहले तो जिंदा रहेंगे तभी तो काम करेंगे बाकी कुछ, है कि नहीं? प्रियांशु और अंश, बात समझ रहे हैं मेरी? हाँ भाई। अगर एक सेल मिलेगा और मान लो किसी ने भगवान से बोला नहीं, सिर्फ भगवान जी, गॉड जी, हमको खाली ना आंख दे दो, तो आंख लेके कितना दिन जिंदा रहोगे? जब बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो 2 दिन 3 दिन देखोगे, तीसरे दिन के बाद चौथे दिन खत्म। यूनिसेल्युलर जीव अगर आंख होती है उसके पास तो। अब मान लो कान मांग लिया और यूनिसेल्युलर जीव खाली सुन रहा है, 2-3 दिन सुनेगा, चौथे दिन फिर खत्म, क्योंकि एनर्जी नहीं है। तो हर बात आके एनर्जी पे लटकती है कि भाई जब तक एनर्जी नहीं मिलेगा, जब तक खाना नहीं मिलेगा, तब तक कैसे जिंदा रहेगा? तो यूनिसेल्युलर जीव के पास, यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास बस एक ही सेल था, और वो सेल था क्या? फूड को कैप्चर करने का, मतलब खाना खाने का। ये हुनर उनको दिया गया यूनिसेल्युलर को, ताकि वो सरवाइव कर सके, ताकि वो जिंदा रहे। तुम अमीबा के बारे में जानते हो? अमीबा का जो शेप होता है, अमीबा यूनिसेल्युलर जीव है, उसमें बस एक न्यूक्लियस होगा और एक सेल होगा। तो वो बस खाना खाता है और कुछ नहीं करता है, सांस ले, खाना खाएगा बस और जिंदा रहेगा। जैसे दूर से कोई पार्टिकल आया तो उसको पकड़ने के लिए वो अपना शेप को चेंज कर लेता है, 9th में पढ़े थे ना? हाँ भाई। हाँ, इस टाइप का शेप चेंज करेगा और उस फूड पार्टिकल को फिर कैप्चर कर लेगा। इस प्रोसेस को, यहाँ पे जो शेप फॉर्म होता है, इसको क्या बोलते थे? सूडोपोडिया। दिस शेप वाज नोन एज सूडोपोडिया। याद आया? हाँ भाई। सूडोपोडिया बोला जाता था इसको, इस शेप को। तो इस तरीके से अमीबा सिर्फ एक ही काम करता था, खाना खाने का काम। तो शुरुआत में यूनिसेल्युलर जीव डेवलप हुए जिसमें लाइफ प्रोसेस का बस एक ही पार्ट था, खाना खाना। तो फिर धीरे धीरे यूनिसेल्युलर जीव टूटने शुरू हुए और मल्टी सेल्युलर जीव
फॉर्मेशन शुरू हुआ। और मल्टी सेलुलर जीव जब बने तो हर टिश्यू, हर सेल का अपना एक पर्टिकुलर काम हो गया। अब यही काम लाइफ प्रोसेस के हिस्से में बांटा गया कि जिसमें ब्रीदिंग आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, एक्सक्रेशन आएगा, डाइजेशन आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, सर्कुलेशन आएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमन बॉडी में होने वाली है अब। ठीक है, सो सभी जो पार्ट है वो लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। ये सारा हिस्ट्री था जो मैंने तुम्हें समझाया, इस तरीके से समझ में आया कि लाइफ प्रोसेस किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हुआ तो हम लिखेंगे, राइट डाउन स्टेटमेंट, ऑल लिविंग थिंग्स, राइट डाउन, all living things perform certain life processes like growth, excretion की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, एक्सक्रेशन, फिर आ जाता है बच्चों रेस्पिरेशन, फिर आ जाता है डाइजेशन मतलब खाना पचाना, सर्कुलेशन मतलब बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करना, एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, ये सब के सब बॉडी में लाइफ प्रोसेस के पार्ट है। इतने सारे पार्ट है लाइफ प्रोसेस के। तो जब हम मल्टी सेल्यूलर बने तो हमने ये सब चीजें चुनी और हम ये सब चीजें कर पाए। लिख लिया आपने? ये लाइफ प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो अब मतलब ये है कि भाई लाइफ प्रोसेस हम कहें किसे, किस डेफिनेशन हम क्या दें लाइफ प्रोसेस का आखिर। तो हम अब डेफिनेशन लिख लेते हैं, राइट डाउन लाइफ प्रोसेस। इसका डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ। सो लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन लिखेंगे, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग organisms for their survival and body maintenance are called life process। ठीक है, बॉडी मेंटेनेंस करना और अपनी सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए जो भी फंक्शन आप करते हैं वो सारे फंक्शन लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। वो सारे प्रोसेस लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। लिख लिया? एक मिनट। सो बेसिक लाइफ प्रोसेस है ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन। ये सभी बेसिक है। मतलब हर बॉडी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेसेस तो करता ही करता है जिंदा रहने के लिए, अपना सर्वाइवल करने के लिए, ये तो करता ही करता है। ठीक है, अब हमने अब ऐसा करने के लिए, अब मान लो इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना, खाना खाना। अब खाना खाओगे तभी तुम्हारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए जो हमने न्यूट्रिशन को, क्योंकि खाना खाना है तो तुम्हें न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, तो न्यूट्रिशन जरूरी है। सो लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी। आपको एनर्जी तो चाहिए, और बॉडी को एनर्जी कैसे दोगे? तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी विच इज प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से मिलेगी, जो आप न्यूट्रिशन खाने में लेते हैं अपने, न्यूट्रिशन उससे मिलेगा, आपके खाने से मिलेगा न्यूट्रिशन। देखते हो डाइट में हमेशा बोला जाता है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट? क्या समझते हैं आप बैलेंस डाइट से? एक बैलेंस डाइट क्या होता है? हर चीज बैलेंस्ड हो और कोई चीज की कमी ना हो।
हाँ, सारी चीजें हो, मतलब आपका ऐसा खाना जिसमें फाइबर भी होगा, जिसमें कैल्शियम भी होगा, जिसमें फैट भी होगा, मतलब ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, कैल्शियम होगा, फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, और क्या होते हैं, विटामिन होंगे, प्रोटीन होगा। देखो कितनी सारी चीजें हैं, ये सारे सारे के सारे न्यूट्रिशन है। और क्या है, फाइबर होगा। तो देखो कितनी सारी चीजें हैं, ये सब चीज होनी चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी आपके अंदर कमी निकला ना, तो फिर बॉडी जो है ना वो फिर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। अब जैसे कि किसी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो फिर दिखाता है कि भाई उसकी हड्डियां वीक हो जाती है, बोन जो है टूटने लग जाता है, ब्रेक डाउन करता है, टूट जाता है, तो डॉक्टर कहेगा अरे आपको कैल्शियम की कमी है, आप दवाई खाइए। तो टैबलेट ही खानी है, ये नहीं कि कैल्शियम जाके लेके फाँकने लग गए, बोरी भर के ले गए घर पे और कैल्शियम चूना फाँक रहे हैं। चूने में भी कैल्शियम होता है नहीं। ओके, अब फैट जो है, फैट ऐसा नहीं है कि फैट मतलब खूब सारा चाउमीन खाना शुरू कर दो और बर्गर खाना शुरू कर दो। फैट भी बच्चों दो टाइप का होता है, ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट। अच्छा फैट खाना है हमको, तो हमारे खाने में से हमको जो फैट मिलता है ना वो काफी है हमारे लिए। हमें जरूरत नहीं है ये बाहर का जो ऑयली फूड है वो सब खाने की, वो सब नहीं खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जैसे चावल वगैरह है, तो चावल में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, चावल। मिनरल्स की बात करें तो दाल वगैरह सब कुछ है, मिनरल्स हैं उसमें, सब्जियां हैं उसमें है, विटामिन, सब्जियों में बहुत विटामिन होती है, दूध पीते हैं हम लोग। प्रोटीन, प्रोटीन हमारे आपके जितने भी लेंटिल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, मतलब दाल वगैरह है, चने की दाल है, या एक नीली दाल है, पीली दाल है, कितने तरीके की दाल आती है, हरी दाल, काली दाल, लाल दाल, सारी दाल, सब में प्रोटीन बहुत है, बहुत मात्रा में। अच्छा, फाइबर, फाइबर सबसे जरूरी है डाइजेशन के लिए। तो फाइबर किस किस में मिलता है, तो ये आपको फूड में मिलेगा, उसके बाद आपको वेजिटेबल्स में, उसके बाद फ्रूट्स में बहुत ज्यादा मिलता है। अब फ्रूट्स में भी टाइप्स हैं जिनके अंदर फाइबर्स काफी होते हैं, तो आपको ये देख के खरीदना है कि किसमें फाइबर ज्यादा है, वो आपको पचाने में हेल्प करेंगे। आपके कई सारे खाने में फाइबर होता है, जैसे पालक की सब्जी है, पालक खाना चाहिए, बथुआ खाना चाहिए, साग होते हैं, ये सारी चीजें खानी चाहिए, इनमें फाइबर ज्यादा होते हैं, तो ये आपको पाचन शक्ति में मदद करते हैं। तो देखा जाए तो दीज ऑल आर व्हाट, ये सारे के सारे न्यूट्रिशन थे। ठीक है, लिख लिया आपने ये सब, दीज हाँ ऑल आर न्यूट्रिशन, ये सभी चीजें न्यूट्रिशन है। मैं मिटा रहा हूँ इसको, हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं चुप बच्चों। हाँ Okay, now next is mode of nutrition. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब खाने के किस तरीके से खाना तुम लोगे, हर एक का मोड अलग अलग होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कोई अपना खाना खुद बनाता है, तो कोई अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है। तो आप जानते हैं इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है, बताओ जल्दी से, एच से नाम है शुरू, क्या होता है वो, हाँ हाँ बोलो जल्दी, नहीं पता है, नहीं पता, नहीं पता। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। हाँ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरीके से होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये तो पता होना चाहिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये दो मोड है न्यूट्रिशन के। अब पहला है जिसमें ऑटोट्रॉफिक, हम इसकी बात करेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पहले इसको लिखेंगे। वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, अपना खाना जो खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। कौन बनाता है अपना खाना खुद, हम भी तो बनाते हैं घर में, क्या सही बात नहीं, हम भी ऑटोट्रॉप है क्या, तो नहीं बच्चों, हम ऑटोट्रॉप्स नहीं हैं। क्यों, क्योंकि हम जो खाना बनाते हैं वो खुद कहाँ से लाके बनाते हैं, सब्जियों से बनाते हैं, और सब्जियां कहाँ से आती है, पेड़ पौधों से आती है, मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो अकेला प्लांट ऐसा है जो अपना खुद का खाना सिंथेसाइज करते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। पर वे वो भी तो डिपेंड होते हैं CO2 पे, मतलब हर चीज नो की नो इसमें नो, एक लेकिन वो एक- खाना खुद बनाते हैं ना, वो किसी जीव पे तो डिपेंडेंट नहीं है ना, किसी और ऑर्गेनिज्म पे नहीं है, अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं वो। हम लोग नहीं कर सकते अपना खाना, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि हम धूप में खड़े हो जाएं और खाना बना ले, नहीं, हम लोग कोई मिल गया वाले जादू तो है नहीं। नहीं, वो करता था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हाँ वैसे। तो ग्रीन प्लांट्स इसके एग्जाम्पल हो गए,
कुछ एल्गी भी इसके एग्जांपल होते हैं, एल्गी वगैरह वो भी ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो खाना बना सकते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा है सेकंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो इसमें लिखते हैं हम कि दिस इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms do not possess the ability, उनके पास ability नहीं होती to synthesize their own food, अपना खाना खुद बनाने की ability नहीं होती, they depend on autotrophs for their food supply directly, very important word, directly or indirectly, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, जैसे कि एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स, जैसा कि एग्जांपल है एनिमल, जैसा एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो जैसे देखो मैं समझा रहा हूँ इस चीज को कैसे, इसका क्या मतलब है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का। यहाँ पे वर्ड आया है कि वो लोग जिनके पास एबिलिटी होती है, ऑटोट्रॉप में क्या था, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिंथेसाइज करने की एबिलिटी है, जैसे कि ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं CO2 की हेल्प से, और उसके बाद आप सूरज की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। लेकिन ऐसे जीव जिनके पास ये एबिलिटी नहीं है, which organism do not possess the ability to synthesize, खाना बनाने की उनके पास एबिलिटी नहीं है खुद का, तो वो क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, तो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, मतलब प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, फूड सप्लाई के लिए। और ये वर्ड सबसे जरूरी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, इसका क्या मतलब है, तो या तो आप डायरेक्टली प्लांट को खाते हो, नहीं तो इनडायरेक्टली खाते हो। खाते तो हो प्लांट को ही, एवरीवन डिपेंडेंट ऑन प्लांट। एक केस मानते हैं, चलो एक आदमी है, वो अपना खाना, तुम कहोगे नहीं प्लांट नहीं खाता, ये आदमी चलो मांसाहारी है, मैं मान लेता हूँ कि ये दिस मैन इज कार्निवोरस, हाँ पूरी तरीके से मांसाहारी है, तो ये खाली मांस खाता है। अच्छा, मांस खाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये गॉट खाता है, गॉट बकरी, गोट को खाता है। सो गोट को अगर खाएगा ये, तो बकरी क्या खाती है अल्टीमेटली, बकरी क्या खाती है खाना, बकरी खाती है, बकरा क्या खाता है, तो वो खाता है प्लांट। तो इस वे में आप क्या कहेंगे कि चाहे वो अगर आदमी वो वेजिटेरियन नहीं है, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है, वो स्टिल अगर गॉड को खाता है तो गॉड तो प्लांट ही खाता है ना, तो वो आदमी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे ही तो डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लांट से एनर्जी मिली गॉड को और गॉड से एनर्जी मिली इस आदमी को। तो आप अपनी एनर्जी के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड पे, प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंड करते हैं। एक और केस ले लो, अगर ये वेजिटेरियन है तो ये तो या तो ये क्या खाएगा, या तो ये आलू खाएगा, पोटैटो खाएगा, टमाटो खाएगा, है ना, बीन्स खाएगा, डिफरेंट सब्जियां खाएगा। सारी सब्जियां कहाँ से आती है, तो प्लांट से आती है, तो इसका मतलब प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया, तो अगेन दे आर हेट्रोट्रॉप्स। तो they have inability to make their own food, they are dependent on ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन के लिए वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं, खुद का खाना नहीं बना सकते हैं ये लोग। समझ में आ रही है बात, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ओके, नोट हो गया ये सारा? हो गया। एक मिनट हो गया, बस एक मिनट हो गया, कर रहे हैं। सो अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग ऑटोट्रॉप्स को पढ़ेंगे। भैया मुझे बात पूछनी थी। हाँ बोलो। कि प्लांट्स के फॉर्म हुए, ट्रीज वगैरह कैसे फॉर्म हुए? क्या चीज? ये प्लांट्स और ट्रीज वगैरह कैसे फॉर्म हुए? प्लांट्स और ये ट्रीज फॉर्म कैसे हुए, कैसे बने? अच्छा, प्लांट्स कैसे बने ये पूछ रहे हो? हाँ।
तो ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, ये भी हिस्ट्री के अंदर ही आता है बच्चे कि किस तरीके से ये पूरा अर्थ फॉर्म हुआ। तो उसमें ना अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ था तो सबसे पहले जब चीजें आई थी, यहाँ पे एक एक करके सारी चीजें आई है। पानी आया, फिर धरती आई, फिर प्लांट्स के लिए एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर थे सारे के सारे। वो सब जब मर्ज हुए ना, तो मतलब बहुत सारे जगह मर्ज हो गए, तो एक जीव का फॉर्मेशन हुआ। फिर इस तरीके से मर्ज होके प्लांट का भी फॉर्मेशन हुआ। पानी में सबसे पहले प्लांट डेवलप हुए, पानी के अंदर, मतलब सी के अंदर डेवलप हुए सी प्लांट्स। फिर वो धीरे धीरे प्लांट बढ़ते गए, कुछ प्लांट्स को लेके बाहर भी आए प्लांट्स। फिर कुछ जीव जो थे वो पानी के अंदर रहते थे, वो बाहर भी आना शुरू हुए, धरती पे लाइफ शुरू हुई। डायनासोर एज आया, डायनासोर लोग मर गए, उसके बाद वो जमीन के अंदर दफन हो गए, तो धीरे धीरे पेट्रोल कोल वगैरह बना, फिर से लाइफ शुरू हुई, ह्यूमन बींग्स आने शुरू हुए। इस तरीके से जाके आज हम लोग यहाँ पर हैं, इस एबिलिटी पे हमें सब कुछ हमें मुहैया कराया गया। राइट, समझ रहे हो बात? हाँ भाई। तो एक तरीके से समझ लो कि सब कुछ बना, इनिशियली जो लाइफ बनी है ना, वो यूनिसेल्युलर से ही बना है। लाइफ की शुरुआत सेल से ही हुई है और सिंगल सेल से हुई है। सिंगुलैरिटी है, सिंगल सेल से हुई है सारी चीज। आ गया। हर समझ चीज गया। एक है, एक ही चीज से बनी है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। ओके, नाउ ऑटोट्रॉप्स पे आते हैं। The organisms which can make their own food, अभी हमने लिखा भी है ऊपर, which can make their own food are called, मैं दोबारा ये लिख दे रहा हूँ, आप लोग मत लिखना दोबारा, are called autotrophs। जैसे कि मैंने कहा ग्रीन प्लांट इसका एग्जाम्पल हो गया, है ना, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया ग्रीन प्लांट। अब बात है कि आखिर ये खाना बनाते कैसे हैं। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिससे खाना बनाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये लाइफ लिखना है में भैया? हाँ, आप हेडिंग डालना ऑटोट्रॉप्स, हेडिंग डालना ऑटोट्रॉप्स, और उसके नीचे हेडिंग डालना फोटोसिंथेसिस। ये वाली लाइन मत लिखना, मैंने ऑर्गेनिज्म वाली लिखी क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर लिख दिया है, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हेडिंग लिखिए ऑटोट्रॉप्स और उसके नीचे सब हेडिंग डाल दीजिए फोटोसिंथेसिस। हो गया? हाँ। अंश, आवाज सुन रहे हो मेरी? हाँ भैया, हो गया। चलो, फोटोसिंथेसिस जो है, एक चीज सीख लो तुम लोग। फोटो, जब भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है कहीं पर भी, फोटो वर्ड का अगर इस्तेमाल हुआ है, तो फोटो वर्ड का मतलब सीधा सीधा होता है सनलाइट। इसका रिलेशन सनलाइट से है। सनलाइट, कहीं पर भी फोटो वर्ड इस्तेमाल है मतलब सनलाइट है। और एक, जैसे कि तुम देखो, फोटो केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो फोटो केमिकल होते हैं, तो मतलब सनलाइट की हेल्प से होते हैं। फोटो और कोई वर्ड है जैसे फोटो डिटेक्टर, तो सनलाइट को डिटेक्ट करने वाला। फोटोन्स, सनलाइट से आने वाली एनर्जी को फोटोन्स कहते हैं। तो फोटो वर्ड जहां पर भी होगा आप सीधा समझ जाएंगे कि क्या है, वो सनलाइट है। ओके, आ गया। तो यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा लिखना है, इसको थोड़ा डिटेल में समझना है, आखिर रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये ह्यूमन बीइंग के लिए भी जरूरी है। सो द प्रोसेस बाय विच green plants make their own food with the help of CO2, and H2O। वाटर भी तो लेता है, तो CO2 ले लेगा इन्वायरमेंट से जो आप लोग सांस छोड़ते हैं, और H2O ले लेगा जमीन से पानी। इसके आगे लिख देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll and sunlight is called photosynthesis। अगर कोई स्पेलिंग गड़बड़ दिख रही हो तो तुम ठीक कर लेना, टाइपिंग में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो। is called photosynthesis। उतार लिया?
देखो हाँ इसको भैया। जरा समझते हैं, आखिर किस तरीके से प्लांट और ह्यूमन बीइंग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग होती है ना, तो किस तरीके से कैटास्ट्रॉफिक चीजें हो सकती है, वो चीजें हम समझते हैं। देखो अर्थ के ऊपर ये अर्थ है अपना, भगवान ने जब बना के दिया तो भगवान ने हमें पेड़ पौधे भी दिए, ह्यूमन बींग्स भी दिया, एनिमल भी दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ सोची समझी चीजें हैं। तो क्या होता है कि ह्यूमन बींग मतलब कि एक आदमी है। अब यहाँ एक आदमी मैं बना रहा हूँ, मान लो कि ये आदमी सांस ले रहा है इस वक्त, तो सांस लेगा तो भाई सांस में तो ऑक्सीजन लेगा, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो पेड़ पौधे उसको ऑक्सीजन देंगे। लेकिन दुनिया का नियम है गिव एंड टेक का, कोई चीज फ्री में नहीं आती, नथिंग लाइक अ फ्री लंच, कुछ भी चीज फ्री नहीं होती, हर चीज के पीछे एक मतलब होता है। तो पेड़ों को भी मतलब है, अगर पेड़ ने तुम्हें ऑक्सीजन दिया तो पेड़ तुमसे कहेगा कि भाई तुम जो सांस छोड़ते हो उसमें CO2 है, वो CO2 मुझे दे दो, मेरे काम आएगा। क्या करेगा पेड़ उस CO2 का, तो पेड़ उस हाँ फिर CO2 की मदद से हाँ खाना बनाएगा, खाना में। फोटोसिंथेसिस करेगा, सनलाइट से रोशनी लेगा, सनलाइट की मदद उसको ऊपर से सनलाइट मिलेगा। तो सनलाइट एक तरीके से ये समझ लो जैसे अपना चूल्हा होता है ना, अपने घर में सिलेंडर चूल्हा लेते हैं, गैस चूल्हा, तो सनलाइट चूल्हे का काम कर रहा है, हीट देगा उसको। अब ग्राउंड से जमीन के नीचे ये रूट्स फैला लेते हैं प्लांट, प्लांट इतने नीचे तक क्यों रूट्स ले जाते हैं अपने, तो जानबूझ के, क्योंकि नीचे जो है पानी है, तो ये एक तरीके का स्टिमुलई होता है, नीचे की तरफ ये अपने रूट्स को बढ़ाते हैं ताकि पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो पानी इसके अंदर जाता है, पानी आएगा तो नीचे से आया H2O, तुमने जो सांस छोड़ा वो था CO2, सब मिलके बनेगा खाना। अच्छा एक चीज की और कमी है, प्लांट्स को ना नाइट्रोजन भी चाहिए खाना बनाने के लिए, तो नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, तो नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन के लिए ना बैक्टीरिया। प्लांट एक एग्रीमेंट करता है बच्चे। एग्रीमेंट किसके साथ, तो तुम एक चीज याद रखो, प्लांट के रूट्स में, राइबोसोम शायद। यस वेरी गुड, राइबोसोम राइबोसोम्स, राइबोसोम्स नहीं, क्या बोल, भूल गया मुझे याद नहीं है। राइजोबियम आई थिंक, है ना, राइजोबियम। राइजोबियम, राइट, राइजोबियम। तो प्लांट्स के रूट में राइजोबियम नाम का एक तरीके का समझ लो ऑर्गेनिज्म है। अब ये क्या करता है ना, ये कहेगा प्लांट को कि भाई प्लांट, मैं तुम्हें नाइट्रोजन दूंगा और तुम मुझे खाना दोगे। इस तरीके के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो प्लांट बदले में कुछ नहीं, याद रखना, नथिंग लाइक अ फ्री लंच। आदमी ने ऑक्सीजन लिया तो बदले में पेड़ ने उससे CO2 लिया, तो भैया राइजोबियम वो क्या हाँ करेगा, पेड़ से घर भी राइजोबियम देता अगर है नाइट्रोजन राइबोसोम्स दे रहा को, है तो कुछ ना कुछ तो मांगेगा ना। हाँ प्रियांशु बोलो। शेल्टर वगैरह, वो से हाँ शेल्टर भी देता है। शेल्टर चाहिए, तो प्लांट बोल, ये जो राइजोबियम है ना, ये प्लांट को ऑफर देगा, अग्रीमेंट होगा दोनों के बीच में। तो प्लांट को ऑफर क्या देगा कि मैं तुमको नाइट्रोजन दूंगा, लेकिन खाना जो तुम बनाओगे उस खाने का थोड़ा सा हिस्सा मेरे को भी दे देना, और मुझे शेल्टर भी चाहिए, तुम्हारे इसी जड़ों में मैं रहूंगा। तो बदले में फूड लिया और नाइट्रोजन दिया। समझ में आई बात इतनी। हाँ अब भैया। सवाल यह है कि नाइट्रोजन के लिए फिर राइजोबियम से क्यों ले रहा है, नाइट्रोजन तो बहुत सारा एनवायरमेंट में, है क्योंकि ना, भैया वो सॉइल से ही ले ऑक्सीजन भी सकते है, हैं सिर्फ। लेकिन वो नहीं फ्री स्टेट में नहीं है। कितना परसेंट है, 74 या 78% है आई थिंक, 70, 70 कितना, 78, हाँ 78 है वो। 78% बिकॉज इन्वायरमेंट में 21% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन है। तो बट वो तो 21% नाइट्रोजन, हाँ ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन, बट ये नाइट्रोजन अवेलेबल डायरेक्टली प्लांट को नहीं है, प्लांट के पास एबिलिटी नहीं है, अब एबिलिटी नहीं है उस नाइट्रोजन को यूज करने की। तो इस नाइट्रोजन को, इस N2 को ये राइजोबियम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रेक डाउन करके और फिर प्लांट्स को देते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो आपने देखा, ये सब फोटोसिंथेसिस के अंदर ही आता है। क्या मेरी बात समझ में आई। हाँ भैया, हाँ वही भैया। इसका केमिकल रिएक्शन वगैरह हम अगली क्लास में करेंगे। हम आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं इतना ही ब्रेक कर रहा हूँ। तुम लोग जो है उतार लो, इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया भैया। भैया ऑफलाइन क्लास में आज साइंस हाँ हाँ आज साइंस है ऑफलाइन में। भैया यही चैप्टर चल रहा है या दूसरा? उसमें बच्चे यही चल रहा है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है। हाँ इसलिए मैंने ये करा दिया कि तुम्हारे